Festival. We are very grateful that such a personality is here with us to celebrate the first Festival Music and Kids Festival 2024. Everyone, make some noise for Nawazuddin Siddiqui! Thank you. नवाज, ऐसे टाइम पे आपको लगता है, कभी कभी मुझे लगता है अपन ही भगवान है। शुरू में लगने लगा था, बट अब नहीं लगता। अब नहीं लगता। बिकॉज जो इस किस्म का एड्यूलेशन और फैंडम, मतलब कभी आपने सोचा था जब आपके सीन्स काटे जाते थे और जब आपको अनक्रेडिटेड रोल्स मिलते थे, आपको लगा कि आप इस मुकाम तक पहुंचेंगे? मुझे तो आज भी नहीं लगता कि मैं इस मुकाम पे पहुंच पाऊंगा। सच बता रहा हूँ, कभी ऐसा फील होता ही नहीं। मेरे लिए हमेशा प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट रही है। मैंने कभी इमेजिन किया भी नहीं था कि मुझे कुछ जगह पे पहुंचना है। मेरी हैबिट थी काम करने की, जैसे थिएटर में करता था, और आज भी वही इंस्टिंक्ट है, काम करते रहना है बस। वो जो आपकी पसंद का हो, जिसके लिए आप पैशनेट हो। जी नवाज, मैंने सोचा हम ऐसे करेंगे, वील लुक एट सम ऑफ योर आइकॉनिक कैरेक्टर्स, और जो मेरे फेवरेट भी हैं और क्या पता आपके फेवरेट भी हों, दुनिया के फेवरेट तो होंगे ही। आई वांटेड टू स्टार्ट विद राकेश फ्रॉम पीपली लाइव। एंड आई रिमेंबर जब फिल्म आई थी, मैंने एक्चुअली बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में देखी थी, बहुत वहाँ इट वाज रियली मच प्रेज्ड। उसमें आपका एक ब्रेसलेट भी था सलमान खान वाला, फिर देन यू एक्टेड विद सलमान ऑल्सो। बट जब आप वो रोल कर रहे थे, वो जर्नलिस्ट का, स्मॉल टाउन स्ट्रिंगर जो बड़े जर्नलिस्ट को हेल्प करता है, व्हाट वाज योर प्रोसेस एट दैट पॉइंट? थोड़ा if you can just just be a little silent, otherwise we won't be able to hear each other and we won't be able to hear Nawaz. Please, may I just request you to settle down a bit? I know even I'm very excited, but we have to listen to Nawaz also, na? तो मुझे याद है जो आपका रोल था, मैंने बहुत सारे स्ट्रिंगर्स के साथ काम किया है, मैंने आपको देखा तो लगा अरे इट्स सो ट्रू टू लाइफ। आई थिंक प्रोसेस जैसे होता है, एक वांट होती है, जब भी हम कोई प्ले करते हैं या फिल्म करते हैं, एक कैरेक्टर की एक वांट होती है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन उसके बीच में जो हर्डल्स होते हैं, डिफ़िकल्टीज होती हैं, वो भी पहले वही चाहता था कि कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ दूं ताकि मैं और पॉपुलर बड़ा जर्नलिस्ट हो जाऊं। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम उसका कॉन्शियस जो है उसको वो आड़े आ जाता है और फिर वो उसी के साथ चलता है। जी। और बाद में अगर आपने देखा होगा कि सारे जर्नलिस्ट जो थे वो न्यूज़ बनाने में बिजी रहते थे, बट इसका जो डायरेक्शन था वो या पाथ था वो कहीं और मुड़ जाता है। या तो ये है कि कहीं ना कहीं उसने थोड़ा बैठ के सोचा होगा कि व्हाट आई एम डूइंग दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि उसका एक डायलॉग भी है कि जैसे जर्नलिज्म में होता है कि आपको हर तरीके से न्यूज़ बनानी है, लेकिन अगर एक आदमी मर रहा है तो देखिए ये कैसे मर रहा है। हो सकता है उस वक्त पे आप उसको बचा सकते थे जी। वहाँ पे आपका एक इंसान सामने आता है, तो इंसान बनना पहले ज़रूरी है। ये प्रोफेशन तो बाद में भी होते रहेंगे, लेकिन इंसानियत को बचाए रखना पहले ज़रूरी है, चाहे वो कोई सा भी प्रोफेशन हो। बिल्कुल। तो उसको ये रियलाइज हुआ और उसने किया वो फिर। The end, of course, was very tragic, and मुझे अभी भी याद है, it was quite, one really felt that, अरे ये क्या हो गया, such a good guy, तो उसके बाद I want to take you to Faisal. I think that made you a superstar. When you were doing that role, आपको लगा that it's going to break out, you're going to break out? मैं कभी किसी भी कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा
ड्रीमी नहीं होता। हाँ, इतना ज़रूर होता है जो जो प्रोसेस होती है जी, जैसे मैं प्ले करता था थिएटर के दौरान, कि हमें सिर्फ कितना ऑनेस्ट हो सकते हैं उस कैरेक्टर के लिए, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, बजाय इसके कि लोग क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं। मैं जिस वक्त पे काम कर रहा हूँ तो मैं अपने काम में, मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसमें इन्वॉल्व रहूँ। इसका रिजल्ट क्या आएगा मैं उसके कभी उसके बाद, क्योंकि मेरी हैबिट है, मैं चाहता हूँ कि हमेशा एक्सपेरिमेंटिंग टाइप के रोल एक्सपेरिमेंट करता रहूँ। वो कभी सक्सेसफुल होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी फेलियर भी होंगे हम उसमें, बट खुशी इस बात की होती है कि मैं एक क्रिएटिव प्रोसेस में ना इन्वॉल्व हूँ, और एक कोलैबोरेटिव क्रिएटिव प्रोसेस, बिकॉज Exactly, of course, एक्टर अकेला तो काम नहीं करता, ही वर्क्स इन अ ग्रुप. Of course. It takes a huge team. It's a teamwork, absolutely. So what was that experience like? We've heard a lot of stories. अनुराग ने भी बहुत हमें सुनाए कि चार महीने I think आप सब इकट्ठे रहते थे, सब कैरेक्टर में sort of घुस गए थे. उसके बारे में थोड़ा will you take people down that road again? एक्चुअली वो जो फिल्म थी बहुत ही थिएटर टाइप्स की प्रोसेस थी उसमें, जैसे हम थिएटर करते हैं, प्ले करते हैं, वही प्रोसेस थी कि सारे एक्टर बैठ गए, रीडिंग स्टार्ट हुई, फिर अपने बारे में बताना शुरू किया सबने, और 8-10 दिन की वर्कशॉप थी वो। तो जैसे थिएटर में होती, वाराणसी नहीं, वो बॉम्बे में की हमने। अच्छा। फिर हम वाराणसी चले गए जी, और वहाँ जाके सब लोग एक ही सिंपल से होटल में रहते थे, बट एक दूसरे को जानने लगे थे, क्योंकि उससे पहले 8 दिन की वर्कशॉप कर चुके थे हम लोग। लगा ही नहीं कि हम लोग फिल्म कर रहे हैं, ऐसा लगा कि हम एक ग्रुप हैं और जैसे थिएटर में होता है वही उसी तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमें सीन भी नहीं मालूम होता था कि नेक्स्ट डे कौन सा सीन होगा, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट थी नहीं हमारे पास, किसी के पास भी। अनुराग क्या लिख रहा था? वो लिखते थे रोज, और जब सीन आता था सुबह, तो एक पेज होता था और वो 10 लोगों के डायलॉग होते थे, तो 10 के 10 एक्टर देख रहे मेरे कौन सा डायलॉग है, मेरा कौन सा डायलॉग है, कितनी लाइन है, मेरी कितनी लाइन है, तो ऐसे होता था। तो वो जो एक्सपीरियंस था, और कितने सारे एक्टर थे, पीयूष मिश्रा, ऋचा चड्डा, मनोज, अब जब आप वो याद करते हैं तब कितने साल हो गए? 12-13 साल तो हो गए। 12-13 साल हो गए। उसमें कोई प्योरिटी थी जो कभी कभी आप मिस करते हैं? चूंकि प्रोसेस ऐसी थी तो प्योरिटी भी थी जी। अब प्रोसेस जब बदल जाती है तो कहीं ना कहीं प्योरिटी भी ख़त्म हो जाती है। बाद में जब मैं कुछ फिल्में मैंने की ऐसी जिसमें मेरी प्योरिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, बट उसका गिल्ट भी हुआ मुझे कि मेरी वो उस तरह की प्योरिटी थी नहीं फिल्मों में, अनफॉर्चुनेटली, जिसका गिल्ट भी हुआ मुझे बाद में। कैसी फिल्में? क्या उसका नाम किक है? नहीं, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा। मगर एज एन एक्टर यू हैव टू डू ऑल काइंड्स ऑफ सिनेमा, राइट? आप अपने को नहीं बोल सकते नहीं हम। एब्सोल्युटली। हाँ, देखिए हर फिल्म का अपना एक अलग अलग नजरिया होता है, अलग तरीके से बनती है, और एक्टर को हर फिल्म के लिए, हर रोल के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी है कि मुझे वो सेम प्रोसेस हर फिल्म में मिले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अभी तो ऐसा होता है कि जाके आपको डायलॉग्स दे दिए जाते हैं, याद करके उसको बोल देते हैं जी। हाँ, तो क्योंकि हैबिट है हम लोगों की ऐसी कि उसमें भी ट्राई करते हैं कि कितना ऑनेस्ट हो सकते हैं, क्या क्या नुआंसेस ऐड कर सकते हैं इसमें। वो हैबिट मेरे ख्याल से थिएटर के टाइम से पड़ी हुई है जी। गैंग्स के बाद आपको कितने लोगों ने आपके अपने डायलॉग सुनाए? मतलब समझा नहीं। गैंग्स ऑफ वासीपुर के बाद आपको कितने लोगों ने अपना डायलॉग सुनाया, बाप का, बेटे का? मैं तो बोर हो चुका, सच बता रहा हूँ सब चीज़ें। दुनिया वही डायलॉग आपको बताती रहती। कभी कभी लगता है कि अपनी भगवान है वो। मैं इस तरह की जितने भी पॉपुलर हुए ना, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे डायलॉग्स ये पॉपुलर हुए हैं उसमें मेरी सबसे वीक एक्टिंग थी, ट्रस्ट में। अच्छा, हाँ। Why do you say that? मतलब बाप का, दादा का, भाई का बदला लेगा तेरा फैजल, मतलब क्या है ये?
मुझे तो समझ में नहीं आया तो क्यों इतना पॉपुलर। मैं आज तक सोचता हूँ कि इसमें तो कोई खास एक्टिंग भी सब, जबकि खराब थी मेरी एक्टिंग बहुत ही। अच्छा, हमें तो नहीं लगा। और मैं आपको सच बता दूं कि मैंने जिन कैरेक्टर में मुझे लगा कि हाँ यहाँ मैं पूरी तरह से ऑनेस्ट हूँ और ये लोगों को दिखना चाहिए, वो पता भी नहीं चला लोगों को। जैसे वो सीन है हुमा के साथ, परमिशन लेनी चाहिए ना, और आप फिर भी हाथ उधर रखे हुए और वो कह रहे नहीं हटाइए नहीं, बट परमिशन लेनी चाहिए। तो ऐसे सीन्स में मतलब आई वंडर एक्टर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, कितना इम्प्रोवाइज करते हैं, कितना नहीं इम्प्रोवाइज उसमें कुछ नहीं, मेरी लाइफ में हुआ था वो सीन। अच्छा। आपके साथ हुआ? हाँ मेरे साथ हुआ था वो। आपको किसी ने बोला परमिशन लेनी चाहिए? हाँ मुझे बोला कि ये क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा हाथ रखा है। तो बोले तो इलीगल है, परमिशन लेनी चाहिए। तो जैसे इलीगल बोला मेरे तो मतलब हर जगह से धुआं निकलने लगा था। मैंने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं रोने लगा कि मैंने हाँ बहुत बड़ा पाप किया है। जैसे सीन में आप रोने लगे? मतलब रियल लाइफ में जब हुआ था। हाँ, तब भी आप रोने? हाँ तब भी मैं रोने, तभी तो वो सीन किया। मुझे एक और सीन उस फिल्म का बहुत अच्छा लगता है, जब आप फिल्मों के नाम बता रहे हैं और उन्होंने ये भी देखी है वो भी देखी है, वो भी सीन लगता है कि अच्छा आप दोनों ने मिलके लिखा होगा। अनुराग mustn't have had a role in it। नहीं मैंने तो अनुराग लेके आए थे वो सीन। अचानक से जिस दिन शॉप पे चले गए, पता नहीं कौन सा सीन करना है, अचानक से वो सीन ला के दिया कि ये पढ़ना है। हाँ। ये बोल ये देख लो। वो दिखाते थे, देते भी नहीं थे स्क्रिप्ट, दिखाते थे, दूर से दिखा दिया। अच्छा हमने देखा क्या लिखा, बोले एक्शन। थोड़ी देर के बाद लाइटें वाइटें सेट करके बोले एक्शन। आधा याद था आधा नहीं था। अच्छा। बट वो अनुराग की राइटिंग में ना एक खास बात है कि उनको अगर थोड़ा समझ लो ना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये खास बात है उनके डायलॉग की। तो वो कितना अपनी सारी अपनी फिल्में जो आप देखना चाहते थे या देखी थी वो गिनाई आपने? हाँ वही गिना दी, तो क्यों लिखा हुआ था ना वो तो। मैंने देखी भी थी वो फिल्म में। अच्छा जी। उसके बाद चलते हैं, एक और मेरा बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है, पता नहीं कितने लोगों ने देखी बट देखनी चाहिए, शेख लंच बॉक्स का। बड़ा ही इरिटेटिंग कैरेक्टर है और आपने उसको इरिटेटिंग भी बनाया है बट ऑल्सो वेरी ट्रैजिक। वो जो मिक्स है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड येट ही इज लाइकेबल। इरिटेटिंग भी है, लाइकेबल भी है। तो ऐसा एक्टर तो है आई नो, बट कैसे कर लेते? मेरा एक दोस्त था, उसको कॉपी किया था मैंने। अच्छा। हाँ बहुत ही इरिटेटिंग। और मेरा रूम पार्टनर ही था वो। हाँ। तो मैंने रोज साथ में रहता था मेरे, इसी तरह से बात करता था। थोड़ा जबान जो थी ना उसकी लड़खड़ाती थी, ऐसे होता था। तो रोज उसके साथ ही रहता था। मैंने उसका पूरा कॉपी किया और मैं आ गया। बाद में जब रिलीज हुई उसने खुद देखा, वो भी एक्टर था। अच्छा। उसने खुद देखा अपने आप को लंच बॉक्स में और उसके बाद मुझे मैसेज किया। उसने लिखा कि मैसेज में लिखा कि आई सॉ लंच बॉक्स, थैंक यू। वो आपसे भी बात करता है? अभी तो बहुत कम हो गई बात। तो लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई बाद में कि जब वो कहीं पे भी जाता था ऑडिशन देने के लिए तो लोग उसको बोलते थे कि यार ये कैरेक्टर मत कर, ये ऑलरेडी नवाज ने कर लिया लंच बॉक्स में। तो वो मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो मुझे सड़क पे कहीं मिलता था, मुझे गालियाँ देता था वो कि वो लोगों को बोलता था कि यार ओरिजिनल में हम हैं, वो हमारा कॉपी किए हैं वो, इस तरह का। Yeah, but what a character that was. Next is Chand Nawab. I think उसमें मुझे अभी भी याद है, I went to see it in first day first show and of course when Salman comes तो बहुत तालियां in the audience. What I loved was जब आप आए तब उतनी तालियां बजी and I thought चलो audiences have realized that actors matter. What was that experience like? Because जो film थी, it was a very powerful film with a very powerful message. And Kabir of course बहुत ही अच्छे director हैं। चांद नवाब के बारे में बताइए।
शान नवाब के बारे में मुझे कबीर ने ना बहुत पहले वो फुटेज दिखाई थी, हाँ। जो बहुत ही वायरल थी उस वक्त पे यूट्यूब पे, तो उसी को बेस बना के पूरा कैरेक्टराइजेशन किया। और बाकी बहुत ही मुझे थोड़ा सा थैंक्स टू कबीर के उन्होंने थोड़ा सा, और सलमान भाई की, वो तो थोड़ा खुला छोड़ रखा था मुझे, तो मैं उसमें काफ़ी इम्प्रोवाइज भी किया मैंने। लेकिन जो वो पर्टिकुलर सीन था जो स्टेशन पे होता है, बिल्कुल, वो मैंने आई थिंक जिस दिन शूट होना था उस नाइट को आई थिंक 100 टाइम उसको मैंने रिसाइट किया था। हाँ, और मैं ऐसा कर दिया वो सीन मैंने कि अगर मुझे रात को उठा के आप बोलते सीन सुनाओ तो मैं खट 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 पूरा सीन सुना सकते, तो ना प्रैक्टिस कर ली थी मैंने। नेक्स्ट डे जब हम लोग स्टेशन पे गए शूट करने, कौन सा स्टेशन था, कहाँ? वो राजस्थान में कहीं अच्छा। था, हाँ, जैसलमेर में कहीं। तो जब सीन हुआ वो एक ही टेक में हो गया था, तो हाँ, क्योंकि इतना रट लिया था मैंने वो सीन, ओवर रिहर्स कर लिया था एक्चुअली वो मैंने, तो वो इजीली पूरा दिन हमें खाली मिल गया, आके हमने एंजॉय किया। फिर बाद में एक ही टेक में हो गया था। What was it like working with सलमान भाई? Because he's उनका अगर स्कूल ऑफ एक्टिंग बोले तो काफ़ी डिफरेंट है। He doesn't normally वो जब को एक्टर बोल रहे होते हैं लाइंस, वो नेसेसरली वहाँ खड़े नहीं होते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है क्या? बड़े एक्टर्स मतलब बड़े स्टार्स, देखिए जो फॉर्मेट है कमर्शियल फिल्मों का जी, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह की लाइक हम लोग फिल्में करते हैं उसमें फ़र्क पड़ता है जी, क्योंकि उसमें पूरा एक्टिंग हमारे इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि गिव एंड टेक होता है ना, एक्शन रिएक्शन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस एक्शन रिएक्शन से पूरा आपका कैरेक्टराइजेशन जो है ना वो मूव कर रहा होता है। बाकी इस तरह की फिल्मों में चूंकि फॉर्मेट है, अगर वो ना भी हो या मैं ना हूँ या कोई और हो तो इतना ज़्यादा कोई, क्योंकि वो मोस्टली फिल्मों में, हमारी फिल्मों में क्या होता है कि डायलॉग ओरिएंटेड होती हैं, जुमलेबाजी बहुत होती है। हाँ। उसमें कन्वर्सेशन जो होता है ना, जैसे बातें होती हैं आपस में हम बातें करते हैं, हाँ। उसकी गुंजाइश बहुत कम है। राइट। क्योंकि बातें जब करते हैं तो एक्शन रिएक्शन होता है, जहाँ डायलॉग बाजी होने लगती है कि ये डायलॉग मैंने बोला, अब नो मैटर कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, उसके बाद कैमरा उस पर गया, अब वो डायलॉग बोला, उसका डायलॉग मेरा डायलॉग, उसका डायलॉग मेरा डायलॉग, ये चलता रहता है। बट जहाँ पे कन्वर्सेशन होता है, बातें होती है, जैसे अभी हम लोगों की बातें हो रही हैं, वहाँ पे आपका और मेरा होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप चली जाएं अभी उठ के, तो ये जिस तरह मेरा सुर है, जिस सुर पे मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक वो सुर जो या वो जो एक नेचुरलिज्म है वो बहुत पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं इट डजंट लुक नेचुरल, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। नहीं, वो नेचुरल, देखिए वो हमारा फिल्मों का नेचुरलिज्म है। हाँ, दैट इज वो रियलिज्म, हाँ, वो उसका नेचुरलिज्म हो सकता। हमारी फिल्मों के सर्टेन वो है पैरामीटर्स होते हैं कमर्शियल फिल्मों के जी, हमें भी उसमें जाके फिट होना पड़ता है जी। अब आप कहें कि आप कमर्शियल फिल्मों में नॉर्मली ऐसे डायलॉग बोलो तो वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जब स्टार्ट होती है, स्टार्ट टू फिनिश एक वर्ल्ड होता है, उस वर्ल्ड को दिखाना पड़ता है, वो वैसा है, वो जो हमारे रियल लाइफ से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। जी जी। जैसे बदलापुर में जो आपका अगेन कैरेक्टर, मतलब बहुत ही उससे खराब आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा होगा। कैसे आप बन जा, नहीं रमन राघव भी काफी खराब आदमी था। रमन राघव की या बदलापुर, रमन राघव में भी वो तो साइकोपैथ है, वो गॉन केस। लियाक भी मतलब कितना गंदा आदमी है। हाउ डू यू प्ले सच हॉरिबल पीपल? मतलब आपको डोंट यू आपको कभी कभी नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ? आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है रमन राघव। अगर किसी ने देखी नहीं तो एक बार जरूर देखना, क्योंकि एक्टर के लिए सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर वही होता है जो उसको बहुत परेशान करे। हाँ, अच्छा, हाँ। और देखिए, गलत सही या अच्छा बुरा ये परसेप्शन होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। वो एक इंसान ऐसा है जो बोलता है कि आप भी तो मारते हो, आप तो आड़ लेके मारते हो, कोई धर्म की आड़ लेके मारता है, कोई इंसानियत की आड़ लेके मारता है, कोई किसी का लबादा लेके मारता है। मैं जो मारता हूँ, जैसे खाता पीता हूँ, हकता मुतता हूँ, वैसे मार देता हूँ, मुझे पेन भी नहीं होता।
उसके अपने लॉजिक हैं, रीज़न है। जैसे आज दुनिया में लोग मार रहे हैं जी, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मार रहे हैं लोग उनके तो और मारने की भी वो अपने रीज़न दे रहे हैं जी जी, और उस रीज़न को हम नॉर्मलाइज रख रहे हैं। अच्छा इन्होंने भी, इसने तो 10 मारे थे, उसने 1000 मार दिए। अच्छा क्योंकि इसने 10 मारे थे इसलिए 1000 मार दिए। अच्छा अभी 1000 ही मारे क्या, 25,000 तक जाने तब हमारा थोड़ा सा कॉन्शियस जागेगा। तो वो भी तो रमन राघव ही है ना, वो तो और भी खतरनाक रमन राघव है, तो फिर भी बिल्कुल। That kind of role keeps you awake at night. That kind of role gives you sleepless nights. Of course, उसने, क्योंकि मेरा जो था ना, इस थ्योरी पे बिलीव करना शुरू में बहुत मुश्किल था कि ये एक आदमी बिना पेन के किसी को भी मार सकता है। वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत, एज ए नवाज। और मुझे उस टेंजेंट पे जाना था क्योंकि तभी तो मैं जस्टिस कर सकता हूँ उस कैरेक्टर के साथ जी। वो बहुत डिफिकल्ट था और इसीलिए मैं थोड़ा सा अलूफ हो गया था, मैं कहीं चला गया था। और मैं बार बार अपने आप को कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं ऐसा हो सकता हूँ क्या कि जो किसी को भी मार दे और उसका मुझे रियलाइजेशन भी ना हो। और मुझे सच बता रहा हूँ मैं, मुझे आई थिंक 3-4 दिन लग गए ये बिलीव कराने में अपने आप को कि हाँ मैं मार सकता हूँ। और जिस दिन मुझे ये हल्का सा उसके ग्लिम्सेस मिले, उसके नेक्स्ट डे में मैं फिल्म की शूटिंग करने आ गया। और वो पहला सीन हुआ जो आई थिंक 15 मिनट का सीन है वो, कि वो काला सफ़ेद जो बोलता है, मैं अपने काले पे चलता है और वो मेरे काले के सामने आके खड़ा हो गया, वो वाला सीन। हाँ, बहुत ही खतरनाक सी। अब मैं इसलिए ये भी पूछ रही हूँ नवाज, क्योंकि आजकल काफ़ी चर्चा में रही एनिमल अगेन, उसमें या कबीर सिंह, ऐसी फिल्में जिसमें इतना एक्सेसिव वायलेंस दिखाते हैं, तो लोग कहते हैं इफ एन एक्टर इज डूइंग दैट काइंड ऑफ रोल इट मींस ही इज एंडोर्सिंग इट। तो व्हाट, मैंने वो फिल्म देखी नहीं तो मैं कांट से एनीथिंग। इसके बाद वन ऑफ माय फेवरेट परफॉर्मेंसेस मंटो, जो वो अपने शब्दों से करता है इन अ वे रमन राघव अपने एक्शन से क्या पता करता हो। और जो आपका एक डायलॉग है वो प्लीज़ आप मुझे इनको ऑडियंस को सुना दीजिए इफ़ दे डोंट नो, कि मैं वही लिखता हूँ जो समाज में होता है। अगर आपको, यू विल से इट बेटर। मैं एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हो गया मंटो के उससे। बट उस जो मैं वही लिखता हूँ जो समाज में हो रहा है। हाँ, मंटो की फिलॉसफी यही थी। हाँ, कि जो आपको मुश्किल है उससे तो मतलब आप हाँ, मैं ये क्या था, काले बोर्ड पे सफेद चौक, हाँ उस तरह का कुछ था। एक थी उसकी स्पीच जो जिसमें वो लिखता है हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे, मैं किसे अपना मुल्क कहूँ, लोग धड़ाधड़ क्यों मर रहे थे। इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे, एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई इसे 1857 के खंडर में ढूंढता है, कोई मुगलिया हुकूमत के मलबे में टटोलने की कोशिश कर रहा है। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के कातिल लहू और लहू से तारीख लिखते जा रहे हैं। ये मजमून सुनाते सुनाते मैं आप सब से मार खा रहूँगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में अगर कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूँ, वो अच्छे जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं। मुझे लगता है ये आपकी फिलॉसफी भी है। मंटो का जब मैं कैरेक्टर कर रहा था कि मुझे लगा कि इसमें कैरेक्टराइजेशन करने की जरूरत थी, ये जरूरत ही नहीं, ये मैं हूँ। हाँ। और मैंने किया भी नहीं जी। एंड मंटो में मैं ही था, आप ही थे। लग रहा था कि जो वो आर्ट के बारे में बोल रहे हैं, इट्स समथिंग दैट यू एक्चुअली प्रैक्टिस। तो वो जो समय था, वो जो फिल्म बनी, इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड, आप कैन गए। आपने खुद मंटो जब पढ़ा, पता नहीं आपने पहले पढ़ा था कि नहीं, जब आपने और पढ़ा होगा, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ हाउ रेलेवेंट ही इज इवन टुडे 75 years later? मंटो हम लोग जब दिल्ली में थे, एनएसडी कर रहा था मैं, उस दौरान प्लेस किए थे उनके। हाँ, और पढ़ा भी था मंटो, ऐसी बात नहीं। हाँ, वो हमेशा रिलेवेंट रहेंगे।
हम लोगों के जाने के बाद भी मंटो रहेंगे। बिल्कुल। वो कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा रहती हैं, जो कुछ क्लासिक्स ऐसे होते हैं जो हमेशा रिलेवेंट रहेंगे, आने वाले 100 साल बाद भी मंटो उनके लिए रिलेवेंट ही रहेंगे। बिल्कुल। जो आपने अभी स्पीच बोली वो अभी भी इट्स सो टाइमली ना। हाउ कुड यू हैव इमेजिन कि Absolutely. 70 years later अभी भी जो मैं लिख रहा हूँ इट विल बी ट्रू। गाय टुंडे, कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है। दैट अगेन जो I think that gave you a different kind of aura, a different kind of stardom, because it was streaming, you were in everyone's homes. नहीं, मंटो सॉरी गैंग्स ऑफ सेक्रेड गेम्स पेंडेमिक से पहले रिलीज हो गया 2018. था। हाँ, And second season was 2019 में रिलीज हो गया था। What was that experience like, and how did that sort of? शुरू में मैं उसको करने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर कर चुका था। तो मैंने अनुराग को बोला कि मैं अब नहीं करना चाहता हूँ गैंगस्टर के रोल, ये वो सब। तो नहीं, ये बिल्कुल अलग है और इसको हम अलग लेवल पे लेके जाएंगे। अब जब अनुराग ऐसी बातें बोलता है तो फिर मैं थोड़ा पिघल जाता हूँ, मुझे अनुराग की बातें सच्ची लगती हैं। और मैंने लोग हंस क्यों रहे हैं? आई डोंट नो। तो मैंने शुरू किया। बट अनुराग इज वेरी कन्विंसिंग ना। बहुत कन्विंसिंग है और मेरे लिए तो वो एक कुछ भी झूठ भी बोलते मैं सच मान लेता हूँ उनकी बात को। मेरा बिलीफ है उस आदमी पे। तो करना शुरू किया तो बाद में लगा कि हाँ, जो अनुराग ने बोला था वो सच था। क्योंकि आई थिंक कभी कभी लगता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वर्सटैलिटी क्या है या टाइप कास्ट क्या होता है। आप एक कॉप का अगर कैरेक्टर कर रहे हैं उसको करने के 1000 तरीके होते हैं। बिल्कुल। और 1000 रोल अगर के एक इंसान को एक ही तरह से करेगा तो आई थिंक वर्सटैलिटी की सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है जब एक रोल को आप 10-12 तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल। वो वर्सटैलिटी होती है। वर्सटैलिटी इज नॉट लाइक कि आप अलग अलग किरदार कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, मैं उनके नाम ले सकता हूँ बट नाम नहीं लूँगा। बट आई थिंक सबसे खूबी यही है कि एक किरदार को अलग अलग तरीके से आप कर सकें। जैसे आपका जो कॉप है, रईस का कॉप है, कहानी का पुलिस ऑफिसर है, या रात अकेली का पुलिस ऑफिसर है, कितना डिफरेंट है तीनों, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपको ये रोल दिए जाते हैं तो फिर आपके मन में क्या आता है? फिर से एक पुलिस ऑफिसर, फिर से एक गैंगस्टर, जैसे आप? मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि जिस दौरान मैं मंटो कर रहा था उसी दौरान मैं ठाकरे भी कर रहा था। अच्छा। हाँ, व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। मतलब पॉलिटिकली, फिलोसॉफिकली। हाँ। And you got a lot of criticism for that also, ना? हाँ, वो होता है वो तो आजकल तो। But what drew you to Thackeray? Thackeray करने में मतलब आपको क्या लगा that I must do this character? हैंडलिंग Thackeray में। ठाकरे में क्या? आपने क्यों डिसाइड किया कि ये मैं करना चाहता हूँ? सी, दुनिया का कोई भी कैरेक्टर हो, कैसा भी हो, हर एक्टर के लिए एक चैलेंज होता है। हर एक्टर, दुनिया का कोई भी एक्टर हो, चैलेंजिंग रोल करना चाहते हैं। देखिए, किसी भी तरह इदी अमीन हो या हिटलर हो, उसके भी एक्टर्स जो है ना उनका भी रोल करना चाहते हैं क्योंकि उसमें चैलेंज है जी। वो सपाट रोल में मज़ा नहीं आता जिसमें क्राइसिस ना हो, जिसमें डेप्थ ना हो, जिसमें थोड़ा सा वॉ फैक्टर ना हो। उस मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे हीरो के जो कैरेक्टर जो सो कॉल्ड हमारे फिल्मों में जो होते हैं, कमर्शियल फिल्मों में हीरो के कैरेक्टर बहुत बोरिंग लगते हैं। सब कुछ अच्छा है उनके यहाँ पे। ऐसा कैसे हो सकता है कोई इंसान के सब सारी चीज़ें अच्छी हों? ऐसा मैंने कोई देखा नहीं, सच्ची रियल लाइफ में मैंने नहीं देखा कि इंसान के अंदर ना कोई बुराई है ही नहीं। उस कैरेक्टर में मुझे मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। हाँ, Ian Iyer, right? Ian Money. How could I forget? Serious Man. Again, a fantastic character. Society के बारे में जो उस फिल्म में बोला गया है, I think few films have that kind of depth of understanding of what social change is all about. जो आप कहते हैं ना 4 generations में change होता है. So again, उसमें जब आप
काम कर रहे थे एंड स्पेशली विद अ यंग बॉय, यू नो, इट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप दैट यू हैव टू एस्टैब्लिश, बिकॉज एक तो यू आर हिज फादर बट यू आर ऑल्सो हिज एक्सप्लॉइटर इन अ वे. आप उसको एक्सप्लॉइट ही तो कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे खराब कैरेक्टर जो आप बोल रही थी ना वो ये था. ये भी काफी खराब था. बहुत खराब एक्सप्लॉइट करता है. हैं? बहुत ही एक्सप्लॉइट करता है. एक्सप्लॉइट करते जो अपने बेटे को, मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट, फुल ऑन, मतलब एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है अपने बेटे के साथ उसका. बिल्कुल. हाँ. जस्ट फॉर अपवर्ड मोबिलिटी. एब्सोल्युटली. तो ऐसे करने में आपको नहीं लगता मैं क्या कर रहा हूँ फिर से? मैं तो देखिए, मैं इन सब चीज़ों से मेरा नहीं होता. मुझे कुछ भी करवा लीजिए आप कैरेक्टर में कि ये बहुत ही बकवास आदमी है, ये है वो, तो मैं तो, मुझे तो मज़ा आता है इस तरह के कैरेक्टर करने में. बकवास आदमी. हाँ, बकवास, बोरिंग आदमी, बकवास आदमी, शेमलेस टाइप के, ये इस तरह के कैरेक्टर करने में मुझे अच्छा लगता है. बदनाम किस्म का इंसान. मुझे नहीं शौक है कि बहुत ही गुडी गुडी, बहुत ही प्यारे प्यारे, है ना. मुझे बोरिंग लगते हैं कैरेक्टर. क्यों? जटिल यादव मुझे तो मजा नहीं अच्छा आता है. जटिल यादव तो अच्छा है. हाँ, जटिल यादव पे लेदर जैकेट, डार्क ग्लासेस, काफी स्टाइलिश है वो. रात अकेली. मजा आया आपको वो करते हुए? हाँ, वो भी मजा आया. हाँ. मैंने तो उसमें भी बोला था, मैंने कुछ ऐसी चीजें डालो जो थोड़ा सा अच्छे को थोड़ा ब्रेक करे. हाँ, क्योंकि उसकी रिलेशनशिप मदर के साथ भी बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अजीबोगरीब थी. और उसमें भी आप फेयर एंड लवली कितना लगाया आपने. हाँ, वो भी मेरी रियल लाइफ से आया था. फेयर एंड लवली, क्योंकि मैं, मेरे गांव में जहाँ पे हम लोग थे, नकली फेयर एंड लवली मिलती थी. नकली. और मैं लेके आ जाता था तो मुंह हाथ धो के मैं गोरा होना चाहता था, तो मैं छुप छुप के लगाता था. क्या लगा गोरा होने से क्या हो जाएगा? गोरा होने से मैं खूबसूरत हो जाऊंगा. आप काफी खूबसूरत हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. मुझे इसका बिल्कुल भी वो नहीं है. मैं मुझे इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी वो नहीं होता कि खूबसूरत या ये खूबसूरत है, वो नॉर्मल. मुझे तो बहुत सालों तक तो यही लगता रहा कि मैं बहुत ही अगली किस्म का इंसान हूँ, और आज भी मुझे ये नहीं लगता कि मैं खूबसूरत इंसान हूँ. या बिलो एवरेज ही लगता है आज भी. पता नहीं क्या है, शायद बचपन में वो इतनी सारी चीजें भर दी गई. देख देख अपनी शक्ल देख, तो ऐसा सा भर दिया गया मुझे, तो मैंने कभी भी इस पे फोकस ही नहीं किया. अपने क्राफ्ट पे फोकस. हाँ, तो मैंने कहा मैं अगर ऐसा दिखता हूँ, मैं खराब दिखता हूँ, तो मुझे एक फायदा हुआ इस चीज से. मैंने ये मान लिया कि मैं बहुत ही गंदा दिखता हूँ शक्ल से. तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, दिखता तो मैं खराब हूँ. तो मुझे लगा कि यार मेरे पास अब एक ही तरीका है, एक ही मौका है, मैं अपने काम पे, अपने क्राफ्ट पे काम करता हूँ. थैंक गॉड. मैं भी शायद मैं बहुत फोकस हो गया उस चीज़ पे, और उसी फोकस या की वजह से मैं भी शायद मैं थिएटर में आया, थिएटर से फिल्मों में आता चला गया. वही एक रीज़न भी हो सकता है, वही कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है. कभी आप सोचते हैं चाइल्डहुड के बारे में, व्हाट वर द कॉम्प्लेक्सेस? अभी यही था शुरू से ही, फेयर एंड लवली होने, फेयर एंड लवली वाला. बट जटिल यादव का कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग था. उसकी जो रिलेशनशिप भी है राधिका आप्टे के साथ, काफी स्टीमी थी. हाँ, तो उस समय वो फिल्म करते हुए, आई थिंक वो पैंडेमिक में रिलीज हुई थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नेटफ्लिक्स शायद. हाँ, वो फिल्म करते हुए अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा था. थोड़ा बाइक वाइक मेरे से ज़्यादा चलानी आती नहीं, लेकिन मेरे डायरेक्टर ने मुझसे बहुत दौड़वाई पूरे लखनऊ में बाइक वाइक. हाँ, वो ज़्यादा डिफिकल्टीज थी, बाकी तो आराम से हो गया. तो आजकल नवाजुद्दीन क्या कर रहे हैं? मैंने अभी 2 फिल्में कंप्लीट की हैं, जिसमें सेक्शन 108 जो इंश्योरेंस फ्रॉड के ऊपर है, और एक कोस्ता फर्नांडिस, कोस्ता नाम है फिल्म का, वो कंप्लीट की है, जो कस्टम ऑफिसर है. अच्छा. और बीच में आपने मकमाफिया भी किया, लायन भी करी. नहीं, वो तो बहुत पहले किया था, बहुत पहले. बट इंटरनेशनली तो आपने, दोज वर क्वाइट अप्रिशिएटेड. There's no plan to go international. हाँ, मैक माफिया का किया था, तो मैक माफिया को वो एमी अवार्ड मिला था उस वक्त में, मैं वहीं था. अब हम लोग 2 सीरीज मेरी नॉमिनेट हुई थी, मैक माफिया और सिक्रेट गेम्स. जी. और सिक्रेट गेम को, हाँ, दोनों में मैं था.
और उसमें सेक्रेट गेम्स वो सॉरी मैक माफिया को बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला था उस वक्त। एंड आपका रोल काफी बड़ा था उसमें। हाँ, अच्छा खासा रोल था। तो व्हाट अबाउट कमिंग बैक टू स्ट्रीमिंग, कमिंग बैक टू बिग सीरीज एंड डूइंग अनदर सेक्रेट गेम्स? हाँ, अगर कोई ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली करूँगा। अभी फिलहाल मेरा मूड तो है नहीं कोई सीरीज वीरीज करने का। और बुधाना में बैक फार्मिंग क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं काफ़ी टाइम से नहीं गया हूँ। आई थिंक मुझे 2 साल हो गए। अच्छा। हाँ। सो हाउ डज नवाज कीप हिमसेल्फ ऑक्यूपाइड दीस डेज? बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ थोड़ा टाइम मिलता है मैं निकल जाता हूँ बाहर। अभी मैं सुबह मैं वहाँ था तो हम लोग वहाँ पे पार्क है ना, बहुत लंबा चौड़ा पार्क है, बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे। क्या नाम है उस पार्क का, कहाँ है वो? हाँ, क्या नाम था? नगर वैली। हाँ, तो हम मेरे ख्याल से मैं कोई 2 घंटा घूमा वहाँ पे। 2 घंटा? हाँ, बड़ा मज़ा आया मुझे। तो ऐसी चीज़ों में जगह पे निकल जाता हूँ मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है। मॉब नहीं किया किसी ने? नहीं, जो मार थोड़े आ रहा कोई, जो फोटो खिंचवा नहीं आ रहा है ना। I wish every actor thought the same way, but they don't. But questions from the audience, I can't keep monopolizing Nawaz, otherwise I'll be killed. But who's going to give the mic to whom? Please introduce yourselves. सर, मेरा कोई सवाल नहीं है सर, बस मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। हो गया भाई, मेरा बदला पूरा कब तक लेता रहूँगा मैं। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. My name is Adhyashri Khare, and so basically I'm from Daha Badot, which is so near to Budhana, and we are so proud to have you in our area. जब आपकी मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, जब भी हमारी फैमिली में सबने बहुत प्राउड किया था कि देखो हमारे एरिया से आया है। एंड माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि एज अ फ्रेशर फिल्म इंडस्ट्री में हम एंटर कैसे करें? क्या है ऐसे कोई मूवी हाउसेज है जहाँ पे हम ऑडिशन दें, आप सजेस्ट कर सकते हैं? एंड सेकेंडली, ऐसे कोई चैलेंजेस जो आप सजेस्ट आपने फेस किए हो और हमें पहले से पता हो ताकि हम उसके लिए रेडी रहें? अगर आपका कोई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस उसके लिए हो तो इट वुड बी सो गुड टू अंडरस्टैंड। आप अपने को तैयार कीजिए, उसके लिए अपना अच्छा सिनेमा देखो, अच्छी फिल्में देखो, है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और तैयारी रखिए, थोड़ा जितना सीख सकते हैं सीखिए, बुक्स पढ़िए, है ना, जो एक्टर्स की अपनी तैयारी होती है वो तैयारी कीजिए। अप्रोच, आप जब बम्बई जाएंगी तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि कैसे अप्रोच कर। हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है। जैसा हमारा तरीका था वो ऊपर वाला ने करे, आप भी उसी तरीके से अप्रोच करें। आप एडवांस तरीके से अप्रोच करें, मैं तो ये चाहता हूँ। सर, बस एक क्वेश्चन कि आपने बोला आपके वाला तरीका, उसमें कुछ चैलेंजेस तो आए होंगे ना? तो अगर आप उस वक्त पे ऐसा टाइम था ना, जब तब ना तो कोई इंटरनेट था ना कुछ था, जाके पैदल जाना पड़ता था लोगों के ऑफिस में, अपना बायोडाटा और फोटो देना पड़ता था। तो वो एक अलग चैलेंजेस थे। आज की डेट में आप यहाँ से बैठ के भी, जहाँ पे हम वहाँ से बैठ के भी आप कांटेक्ट कर सकती हैं किसी को भी, ऑडिशन दे सकते हैं। इतना आजकल तो हाँ, तब तो कास्टिंग एजेंट्स भी इतना ऑर्गेनाइज नहीं थे, कहाँ थे? हाँ, तब तो बिल्कुल भी नहीं थे। आज तो एटलीस्ट अगर आप कुछ अच्छा करती हैं तो वो उनको नज़र में आ जाती हैं उनकी, है ना। आप ऑडिशन दे सकते हैं, ऑडिशन दे सकते हैं, घर पे बैठे आप ऑडिशन दे सकते हैं आज की डेट में। तब तो आपको पोर्टफोलियो लेके जाना। हाँ, एग्जैक्टली, जो फोटो एल्बम। बिल्कुल, आपने किया था? हाँ, बिल्कुल किया, सबको करना पड़ता था। क्या कपड़े, अलग अलग कपड़े? एक ही स्टूडियो वाला दे देता था, एक फोटोग्राफर था, उसकी बाजार में दुकान थी, उसका एक ही जैकेट थी बॉम्बे में। हाँ, उसकी जैकेट रखी तो सारे एक्टर्स सेम जैकेट पहन के फोटो खिंचवाते थे। थिंकिंग अच्छा, हाँ, तो पता चल जाता, अच्छा वहाँ खिंचवाया था ना तूने फोटो ना। हाँ सर बहुत सारे नमस्कार सर, मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है और मैं पत्रकारिता 23 वर्ष का छात्र हूँ। सर, मैं भी आपकी तरफ उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसा नहीं लगता कि आज के समय में सिनेमा जगत में एक होड़ मची हुई है, होड़ मच गई है अपने अपने संघर्षों का महिमा मंडन करने की, कि कौन ज़्यादा गरीब था? सर, इस चीज़ की होड़ मची हुई है, तो सर इस पर आपके विचार क्या हैं? समझाने में क्या कह रहे हो? कौन ज़्यादा गरीब था, इसमें एक कंपटीशन हो रहा है। अच्छा, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, हाँ। मैंने ये किया, मैंने जी, तो इसमें मैं क्या कहूँ? आपके क्या विचार हैं सर इस पे? आपके क्या विचार हैं?
क्या इसमें आपका क्या ओपिनियन है? इसमें मेरा क्या ओपिनियन है? चलिए, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम भी बोल दो कि मेरे पास तो कपड़े भी नहीं थे। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, होड़ लगी हुई है वाकई। हाँ। उस होड़ में शामिल हो जाओ। जी बोलिए। सर मेरा नाम आर्यन कुमार है और मैं जर्नलिस्ट हूँ। वैसे सर मैं खुद एक एक्टिंग की जर्नी में हूँ फिलहाल, और आपको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है सर। यहाँ पे सर सारे लोग आपको क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत है, बट मैं आपके लिए एक चीज़ करना चाहता हूँ सर। करो बिल्कुल। हाँ सबका बदला लेगा जरा थैंक यू। अपन आपका बहुत बड़ा फैन है, अपन ने आपका गुरु आपको मानी है, अपन के पास बहुत बड़ा टैलेंट है सर। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, बहुत खुश हो गए। थैंक यू भाई। ये पहली बार होगा, ये पहली बार नहीं, तो आपके साथ होता रहता है। नवाज को नवाज के डायलॉग सुनाए जा रहे हैं। हाँ बहुत होता है। अब तो आपको यू मस्ट बी क्वाइट यूज्ड टू इट। हाँ बट इट्स अ ग्रेट ऑनर आल्सो ना। पता नहीं ऑनर है क्या है, बट ठीक है। आप थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू। अब आप डायलॉग नहीं सुनाना, क्वेश्चन पूछना प्लीज। बट थैंक यू। Hello. Good afternoon, Namaskar. This is Ankur from Kolkata, West Bengal. I'm an actor and independent filmmaker by profession. Sir, first of all, एक चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगा कि आपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक जो स्टीरियोटाइप एरा है उसको ब्रेक कर दिया कि एक्टर्स का फिजिक होना चाहिए, माचो लुक होना चाहिए वगैरह वगैरह। आपने आके ये दिखा दिया है एक्टर्स का सिर्फ एक्टिंग ही काफ़ी है। फॉर दैट दिस इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल थिंग for every aspiring actors. My question is to you, sir. Nowadays, we belong to an uncertain profession, जहाँ पर हर रोज हम लोगों को कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज के साथ डील करना पड़ता है। रोज कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज के साथ डील करना पड़ता है। तो हजारों चीज़ें में हम लोग का जो माइंड ऑक्यूपाइड रखता है। तो बीइंग एन एक्टर, what thought process you follow and what thought procedure you prepare yourself to being an actor while acting? Because while ago Pradeep sir told us to be a physically fit, it's necessary, but I want to know, sir, how do you mentally fit every day? Because this is a very important thing, sir. Thank you. Basically, I think. हाँ it's क्या ना मुझे question. हाँ जी, ऑफ कोर्स। सी मेरा क्या है कि जिस चीज़ का आपको पैशन होता है ना, तो नो मैटर कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब आप जो पैशन होता है उसके वो वाला काम करना शुरू करते हैं ना, तो आई थिंक बाकी चीज़ें तो मेरा जो एक्सपीरियंस वो यही है कि बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, यू नो, चलती रहेंगी, दुनियादारी वाली बातें जो होती है। लेकिन जो आपका जो पैशन है वो उसमें 100% ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक पैशन होता ही 100% ऑनेस्टी होती है, तभी पैशनेट होते हैं आप। वो हमेशा रहना चाहिए आपका पैशन, नो मैटर क्या हो रहा है, कौन आप पे लांच चला रहा है, कौन क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, है ना, दे रहा है या व्हाटएवर जो भी है, बट वो कभी ना छोड़ो जो आपको लाइफ देता है, जो काम आपको लाइफ देता है, ज़िंदगी देता है, जीने का मकसद देता है, वो हमेशा उसमें कोई डिस्टर्बेंस आना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आएंगे लाइफ में, बट आप उस चीज़ को ना छोड़ें जो आप पसंद करते हैं, जिसके लिए आप, जो आपका पैशन है वो। Perfect. A perfect way to end this conversation. Nawaz, thank you so much. मतलब इतने सारे रोल्स हैं, मुझे बहुत ही केयरफुली चूज करना पड़ा ये कैरेक्टर्स. आई एम श्योर आई मस्ट हैव मिस्ड अ फ्यू दैट मस्ट बी योर फेवरेट्स. आई थिंक सोनू इन मिस लवली, आई थिंक दैट वाज आल्सो अ ग्रेट कैरेक्टर.
we'll talk about it some other time. Thank you very much, and thank you very much to the audience. Thank you very much. भाई आपको बहुत ही सरल शब्दों में अपने सारे क्वेश्चंस जो आगे में आपने पूछे उनका आंसर दिया और आई एम श्योर आप सबको मजा आया। या इतना लंबा डायलॉग अभी सुनाया मंटो का, माजी का वो सुना देता हूँ मैं। हैं? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। Thank you so much, sir. I request Professor Dr. V.K. Mittal to kindly join us on the stage to felicitate our amazing guests. Thank you so very much. Thank you.